Hi, everybody. Welcome to this Cancer Survivors session. And today we have Archana Chauhan with us, who is a very dynamic. मतलब क्या क्या तारीफ करे और क्या ना करे ऐसे. Like she's a two-time warrior, actor, director, producer, a very charming person, always smiling, always ready to help. कुछ भी बोल दो ये काम है तो कभी मना नहीं. We know it's going to happen. And fortunate as she's with us and we can ask her questions and we can talk to her. हम uh, बहुत कुछ सीखेंगे अर्चना जी से और हमेशा मतलब अच्छा लगता है उनको देख के. अपने अपने आप अपने मुंह पे स्माइल आ जाता है जैसे उनको देखा तो अर्चना जी, वेलकम एंड थैंक यू फॉर योर टाइम. प्लीज लेट अस नो अबाउट योर स्टोरी एंड कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, जरा हमसे शेयर कीजिए प्लीज. थैंक यू. नमस्कार। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। तो बेसिकली गुजराती हूँ, तो मेरा हिंदी भी इतना अच्छा नहीं और इंग्लिश तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं। ठीक है, तो मैं गुजराती वाला हिंदी बोलूंगी। ठीक है। अ, मुझे 2019 में पहली बार ये पता चला कि मुझे कैंसर है। तभी मेरी उम्र जो थी वो 30 साल की थी। और मेरा प्रोफेशन है, मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। महिला और बाल कल्याण विकास में जॉब करती हूँ। इसके अलावा मैं गुजराती इंडस्ट्री में गुजराती थिएटर, गुजराती सीरियल्स, गुजराती फिल्म्स, वेब सीरीज वगैरह में मैं लिखती हूँ। गुजराती में लिखती हूँ। अभी तो वैसे हिंदी में भी मैंने लिखना शुरू किया है। और इसके अलावा 2014 से मैं अर्चना फाउंडेशन चला रही थी। ये कैंसर के पहले से चल रहा था, तो ये मैं थोड़ा बहुत काम कर रही थी अपने आप से। और बहुत काम बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था। सब कुछ मतलब कंप्लीट, बोलते हैं ना कि लाइफ में मतलब कोई इससे तो अच्छा क्या चाहे, इतना अच्छा हो गया था। और अचानक जब ऐसा लगा कि अभी तो सब ठीक है, मतलब अब कुछ नहीं चाहिए, तभी पता चला कि कैंसर है। 2019 अप्रैल महीने में मुझे पता चला था कि मुझे सर्वाइकल कैंसर था। तो ऐसा हुआ था कि कभी-कभी जब यूरिन करने जाते थे, तब 1-2 स्पॉट ब्लड आता था। तो तभी मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं बहुत काम करती थी, तभी मेरा वेट भी 64 केजी था। तो और वो 18-18 घंटे में काम करती थी तभी। तो मुझे लगा कि मैं बहुत बहुत काम करती हूँ, 18-18 घंटे, तो लोड पड़ रहा होगा। शायद मेरी वो पीरियड्स मेरे इरेगुलर हो गए होंगे, ऐसा मुझे लगा। और हम लोगों को जब तक ये बीमारी होती नहीं, तब तक तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमको तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब हम तो अमर हैं, हमको कुछ नहीं हो सकता, दूसरे को कैंसर हो सकता है, हमको कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा मेरी भी मेंटालिटी थी, क्योंकि तब तक कैंसर मेरे लिए दूसरों के लिए सहानुभूति का विषय था बस। कि किसी के लिए सुनते थे कि अरे बेचारे को कैंसर हो गया, अरे रे बहुत बुरा हुआ। पर कभी पता भी नहीं था कि ये कैंसर में एक्चुअली होता क्या है। जब भी तभी सोनाली बेंद्रे का भी हमने सुना था, तभी ऐसा हो गया, अरे रे वो तो सेलिब्रिटी है, उसको भी कैंसर हो गया, बेचारी। पर तभी भी हमने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था कि हमको हो जाए, क्योंकि हम अपने बारे में तो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। तो ऐसा मुझे भी लगता था। तो सबसे पहला ये हुआ मुझे, जब यूरिन में 2-3 स्पॉट आए ब्लड के, तभी मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम औरतें हैं ना, दूसरी सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखते हैं, पर ऐसी चीज़ों के बारे में हम ध्यान नहीं रखते। तो वैसे ही मैंने भी वही किया। तो अप्रोक्स 6 महीने तक तो ये इसके बारे में मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने घर पे मेरी सहेलियों को सबको बताया, ऐसा ही बताया कि लगता है यार मैं बहुत काम करती हूँ, पीरियड्स इरेगुलर हो गए, ऐसा ही बताया। उन्होंने भी ऐसा ही नॉर्मली लिया, ठीक है अर्चना जाके डॉक्टर को बता दो। फिर भी मैंने नहीं बताया। फिर अचानक 6 महीने बाद ऐसे चले, ऐसा 2-3 बार हुआ। मैंने सोचा कि अरे यार लाओ एक बार बता देते हैं, मतलब 6 महीने 8 महीने से चल रहा है तो। और मैं ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, और तभी उनको तो मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन में पता चल ही गया था। उन्होंने बोला कि आप घर पे से किसी को मतलब लेके आए हैं? मैंने बोला नहीं, मैं अकेली आई हूँ। तो बोले घर से किसी को बुला लीजिए। मैंने बोला नहीं, आप बताओ ना क्या है। मुझे लगा होगा कुछ थोड़ा बहुत इन्फेक्शन इन्फेक्शन हो गया होगा, कि क्योंकि इससे पहले थोड़े साल पहले मुझे एक छोटा सा इन्फेक्शन हुआ था। तो मैंने बोला ऐसा कुछ हुआ होगा और लंबे समय तक दवाई खानी पड़ेगी, ऐसा कुछ। तो उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने बोला नहीं, घर से किसी को बुलाइए बुलाइए बुलाइए। पर मैंने बोला अभी कहाँ, हस्बैंड जॉब करते हैं मेरे, बीएस हॉस्पिटल है अहमदाबाद में, वहां पे। मैंने सोचा कि वो हमारे घर से काफी दूर है, तो मैंने सोचा इसकी इतनी बात में कहाँ पे उनको बुलाऊं।
पर बहुत मैंने इंसिस्ट किया डॉक्टर को, आप बता दीजिए, मुझे बता दीजिए, मैं इंडिपेंडेंट लड़की हूँ और मजबूत लड़की हूँ और ये वो। मुझे नहीं पता था कि अभी ये जो बोलने वाले हैं ना, वो सब मतलब मजबूताई का पूरा मतलब हो जाएगा। तो तब अ, बहुत कहने के बाद डॉक्टर ने बताया कि सुनो अर्चना, हमको ऐसा लग रहा है, वी आर नॉट श्योर। हालाँकि वो श्योर ही थे, उनको पता चल गया था क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर थे और एक्सपीरियंस डॉक्टर को फिजिकल एग्ज़ामिनेशन में पता चल ही जाता है। वो सिर्फ़ फॉर्मेलिटी ही बाकी रखते हैं। तो उन्होंने बोला हमको ऐसा लगता है कि तुमको कैंसर है। और सभी की तरह मुझे भी मतलब उस टाइम पे तो सबका सेम ही होता है, कैसा मतलब झटका लग जाता है, जैसे भूकंप ही आ जाता है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने ज़ोर से तमाचा लगा दिया हो गाल पे और ज़ोर से तमाचा लगता है ना तब कान में वो सीटी बजती है थोड़ी देर के लिए, ऐसी सीटी बज रही थी पूरी। और कुछ मतलब चुप, कुछ बोल क्या बोलूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आया। बस आँख में से आँसू निकलने लगे। डॉक्टर भी बेचारे कुछ नहीं बोले, वो समझ सकते थे कि लड़की को क्या हुआ है। तभी बस बहुत आधे घंटे, पौने घंटे तक मैं बैठी रही वहाँ पे। डॉक्टर भी कुछ नहीं बोले कि चले जाओ, निकल जाओ, कुछ नहीं बोले, वो भी चुपचाप बैठे रहे। दूसरे पेशेंट को देख रहे थे और मुझको बैठने दिया। वो आधे पौने घंटे बाद बस मैंने पहला एक ही जो बोला था वो ये था कि मेरी बच्ची बहुत छोटी है सर। तो एक ही सेंटेंस मैंने बोला था कि मारी दीकरी बहू नानी छे, मारी मेरी बच्ची बहुत छोटी है। फिर उन्होंने बोला कि देखो कुछ नहीं होगा अर्चना, अभी बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, सर्वाइकल कैंसर मोस्ट कॉमन सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है वुमेन में। कैंसर है ना, सेकंड मोस्ट, फर्स्ट मोस्ट वो छोड़ो, कैंसर है ना तो मतलब सबके बारे में हमारी तो मतलब अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है, कैंसर हुआ चलो उसका काम पूरा हो गया। अभी न हमारे गुजराती में बोलते हैं नक्कामो થઈ ગયો છે, है ना? काम का नहीं रहा पूरा। तो मुझे भी ऐसा हो गया कि भैया भैया अब बस देखना है कि कब मरेगी अर्चना, तुम्हें भी ऐसे ही मैं कॉन्फिडेंट थी कि अब तो मरना ही है, फिक्स ही है। कब मरना है उसका मतलब सोच लो, मरना तो फिक्स हो गया। तो रोना-रोना वो चला। फिर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ें थी, वो ये थी कि एक बार आपको कैंसर डिटेक्ट होता है, फिर बायोप्सी कराओ, पेट स्कैन कराओ, ये रिपोर्ट्स कराओ, वो रिपोर्ट्स कराओ, वहाँ पे जाओ, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन। वैसे हम सेकंड ओपिनियन है ना, 5-6 जगह से लेते हैं। तो वैसे तो वो फिफ्थ ओपिनियन, सिक्स्थ ओपिनियन हो जाता है। मैंने ऐसे 10, 12, 15 ओपिनियन ले लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं से हम लोग मैं क्योंकि कहानियाँ लिखती हूँ, तो कहानियाँ लिखती भी हूँ और कहानियों में जीती भी हूँ। तो कई कई कभी-कभी फ़िल्मों में ऐसा हो जाता है कि रिपोर्ट्स चेंज होता है हो जाते हैं और कभी एक इंसान आके बोल देता है, "अरे! तुमको कैंसर नहीं था, ये तुम्हारा रिपोर्ट तो दूसरे के साथ बदल गया था।" तो इस आशा में मैंने बहुत सारे डॉक्टर के पास में गई कि एक डॉक्टर कह दे मुझे कि अर्चना नहीं-नहीं उसने तो मतलब जो डायग्नोज़ किया था ना वो गलत था, वो तुम्हारा नहीं था, दूसरे किसी का था। तो बहुत सारे डॉक्टर के पास में गई कि एक इतना बोल दे कि तुमको कैंसर है। पर बहुत 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 कहते हैं ना कि बहुत करने के बाद एक लेवल पे आप एक्सेप्ट कर लेते हो। तो उसमें मुझे देर लगी वो एक्सेप्टेंस में कि मुझे कैंसर है। और दूसरी चीज़ ये आई कि सर्जरी करनी है, तो डर लगता है, सबको लगता है, मुझे भी लगा। उसमें उन्होंने बताया कि यूट्रस पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है निकालना पड़ेगा। तो ये भी एक थोड़ा-सा मेरे लिए उस लेवल पे थोड़ा-सा मुझे बहुत टफ पड़ा था, क्योंकि मेरी एक बच्ची थी और मेरी 30 साल की उम्र थी। शायद कब दूसरा बच्चा हम प्लान करते, शायद मतलब ऐसा होते है कि हम एक बार सेटल हो जाए, कुछ मतलब सब अच्छा हो जाए, तो हम सोच सकते हैं। तो मैंने पूछा कोई ऑप्शन नहीं, उन्होंने बोला कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरत है या बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है? फिर विकल्प ही नहीं होते तो इंसान करता क्या है? विकल्प तो मिलते नहीं कैंसर पेशेंट को, ये या ए, को कौन बनेगा करोड़पति में जैसे आप ए पसंद करो, बी पसंद करो, हम हमारे पास तो एक ही होता है, या तो ये या तो कुछ नहीं। तो था नहीं, ये करना पड़ा। मैंने सोचा कोई बात नहीं अभी। डॉक्टर ने तभी मुझे ऐसा बोला था कि अर्चना सर्वाइकल कैंसर में जल्दी से पता नहीं चलता, लास्ट स्टेज तक पता नहीं चलता। तुम बहुत लकी हो, तुम्हें प्राइमरी स्टेज में पता चल गया, प्राइमरी स्टेज में पता चल गया। तो मैंने सोचा कि चलो लकी होंगी, इतना सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम लकी हो, तो लकी होगी। हुआ पर छोटा-सा हुआ, ऐसा मैंने सोच लिया। और उन्होंने ऐसा भी किया कि शायद हमको लगता है कि सर्जरी के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगी, क्योंकि बहुत छोटा-सा ट्यूमर है, ऐसा बोला उन्होंने और बहुत डीप नहीं लग रहा है, ऐसा सब कुछ बोला। मुझे तब तो कुछ पता नहीं चल रहा था। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ऑपरेशन करवा के निकल जाएँगे इसमें से। सर्जरी हुई,
सर्जरी के जो थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस अलग-अलग बॉडी में होते हैं, मुझे भी हुए। फिर वो जो दूसरा रिपोर्ट आता है बायोप्सी का, उसमें ऐसा आया कि नहीं आपको रेडिएशन लेना पड़ेगा क्योंकि अभी जो प्रोटोकॉल है उसमें ऐसा है कि रेडिएशन लेना पड़ेगा। वैसे तो स्टेज 1 ही था, पर कुछ हुआ होगा पता नहीं टेक्निकल कुछ हुआ ऐसा आया था रिपोर्ट में कि जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि आपको ब्रेकीथेरेपी लेनी है 2 और 25 रेडिएशन लेने हैं। फिर वो चलने लगा फिर कि रेडिएशन में तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, ना इंसान को भ्रमणाएँ बहुत फैली हुई है कैंसर के बारे में, बहुत सारी, बहुत सारी। ये हुआ तो पता चला कि हमको कुछ पता नहीं था। ये हुआ तो पता चला कि लोगों को जो पता है वो कितना गलत है और जो पता होना चाहिए वो तो पता ही नहीं है। ये हुआ तो इतना सारा मतलब पता चला मुझे भी। अ, मैंने रेडिएशन से भी बचने के लिए बहुत ट्राई किए, डॉक्टर को कन्विंस करा कि मेरे को नहीं लेना, ये वो क्या हो जाएगा? तब मुझे पता नहीं था कि तब तो मैं सही बोलूँ मैं इतनी इनोसेंट थी ना तब तो कैंसर के बारे में। मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद रेडिएशन नहीं लेती ना, तो मुझे कुछ ना होता। अभी मुझे पता चलता है कि नहीं, ट्रीटमेंट जो डॉक्टर बोलते हैं वो तुमको लेना ही लेना है। किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में। और दूसरा मुझे जो ज़्यादा डर लगता था वो ब्रेकीथेरेपी का क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो बॉडी के अंदर वो मशीन मतलब डाल के मतलब वो ब्रेकीथेरेपी आपको देगा। तो मैंने सबसे ज़्यादा जो पहले रेडिएशन से शुरू होके 25वें रेडिएशन तक मुझे एक ही टेंशन था कि ये तो पूरा हो गया, पर अभी ये वो 2 है ना, वो मुझे नहीं लेना। तो उसके लिए मैंने बहुत ही मतलब अ, उम, क्या बोलूँ मैं डॉक्टर को इतना कन्विंस किया, इतने ये 2 रहने दो ना अभी 25 तो ले लिए, 2 नहीं लूँगी तो चलेगा, नहीं चलेगा। तभी पता ही नहीं था। वो 2 भी फिर मैंने हिम्मत करके ले लिए। रेडिएशन के मुझे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हुए क्योंकि बहुत सारा एरिया कवर उन्होंने किया हुआ था। तो इंटेस्टाइन पे भी यूरिनरी ब्लैडर पे भी। वो जो पूरी थी ना, तो मुझे ऑपरेशन ने जितना परेशान नहीं किया ना, मुझे वो रेडिएशन ने उतना परेशान किया और अभी भी मैं परेशान होती हूँ रेडिएशन से, आज भी उस बात से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हुई है, वो है यूरिन की। बहुत 3 साल से मैं जो यूरिन मेरे लिए कोई मुझे पूछे कि अर्चना तुम्हारे लिए कौन-सा दिन सबसे ज़्यादा बहुत खुशी वाला दिन होता है, तो मैं ऐसा ही बोलूँगी कि जिस दिन मैं बिना पेन के यूरिन कर सकती हूँ, वो दिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का दिन होता है, क्योंकि मैंने इतना पेन उसमें सहा है। तो वो पूरी ट्रीटमेंट हो गई, मुझे वॉमिटिंग बहुत होती थी, मैं खा नहीं पाती थी, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ज़्यादातर रेडिएशन की इतनी साइड इफ़ेक्ट नहीं होती, मुझे बहुत हुई थी। वो भी समय पूरा हो गया, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 4-5 महीने निकल गए। मैंने फिर से लिखना शुरू किया, मैंने फिर इस धीरे-धीरे काम भी शुरू कर दिया और मेरा काफ़ी काम मुंबई में लिखना का था, तो इंडस्ट्री में चल रहा था। मुंबई में भी मेरा काम शुरू हो गया और मैं मार्च 2020 में लास्ट में लिखने के लिए मेरे पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ गए लिखने के लिए। एज़ यूजुअल कुछ हुआ ही नहीं लाइफ में। मुझे भी ऐसा लगा कि भई कुछ नहीं हुआ, ये पूरा हो गया सब कुछ। और फिर 2020 में कोरोना आया यहाँ पे सब कुछ लॉकडाउन वॉकडाउन हुआ। मेरे हस्बैंड जो थे वो वीएस हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे। उनको तो जाना ही था, उनको मैं बोल रही थी कि आप घर में रहो क्योंकि सभी ने बोला था कि जिन लोगों को कैंसर है, डायबिटीज़ है ब्लड प्रेशर है, उन लोगों को मतलब बहुत प्रॉब्लम होगी कोरोना से। अगर उनको कोरोना का इन्फेक्शन लगा तो वो नहीं बच पाएँगे। तो इसकी वजह से मैं मेरे हस्बैंड को ऐसे बोलती थी कि आप मत जाओ, आप जाओगे शायद इन्फेक्शन लगेगा तो सब मुझे बोल रहे हैं कि अर्चना बी केयरफुल प्रॉब्लम होगी। हेलो? हाँ। तो हस्बैंड ने ऐसा तभी बोला कि नहीं हम ही नहीं जाएँगे, तो फिर कौन जाएगा हॉस्पिटल में? तो वो तो जाते ही थे। इन सभी में तभी उनको इन्फेक्शन लग गया। ये है बात अप्रैल में 2020 की। बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन लगा उनको, 105 बुखार आता था, बहुत तबीयत बिगड़ने लगी। मेरे परिवार वालों ने भी मुझे ऐसा बोला क्योंकि जो सिम्पटम्स थे पता ही चल रहा था कि ये कोरोना है। सभी ने बोला उनके परिवार वालों ने भी बोला कि तू वहाँ से चली जा अर्चना क्योंकि उसको तो लगेगा तो वो तो रिकवर हो जाएगा, तू नहीं हो पाएगी। मेरे डॉक्टर्स ने भी मुझे ऐसा बोला कि अर्चना तू वहाँ से निकल जा। पर मैं वहाँ पे से नहीं निकल पाई क्योंकि मतलब हस्बैंड को अकेला छोड़ के मुझे मतलब वो मेरे साथ ही थे पूरी कैंसर ट्रीटमेंट में, तो मुझे हुआ जो होगा देखा जाएगा, नहीं जाना मुझे, कोरोना हो जाएगा तो देख लेंगे अभी। कैंसर से नहीं मरे तो कोरोना से भी नहीं मरेंगे, ऐसा सोच के मैं तो रही हूँ यहाँ पे। उनकी तबीयत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही थी और वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन थी जब कोरोना से बहुत लोग मर रहे थे। पूरा देश, पूरी दुनिया मतलब दहशत में थी।
तो घर में तो दहशत आए, वो तो ऐसा सिचुएशन था कि किसी को कोरोना हो जाए ना, तो पूरी सोसाइटी वाले मतलब उनको बॉयकॉट कर देते थे कि अरे इसको कोरोना हो गया है, ये सिचुएशन में मतलब। हम जहाँ पे रहते थे तो आजू-बाजू में सभी बिल्डिंग वालों ने ऐसे कोई आता नहीं, जाता नहीं हमारे घर के आस-पास, ऐसा हो गया था। तो हम लोग साथ में रहे, बहुत तबीयत बिगड़ी तभी मैंने डिसीज़न लिया कि अब आपको जाना पड़ेगा ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद। मैंने उनको अहमदाबाद में एसवीपी हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनको ले गए, एडमिट किया और ये टेंशन था कि इनको तबीयत उनकी बहुत बिगड़ रही थी। सिम्पटम्स बुखार आ रहा था, फिर खाँसी शुरू हो गई, सर्दी हो गई, वॉमिटिंग हो गए, डायरिया सिम्पटम्स बाय डे इतना बढ़ गया था उनका। तो ये एक टेंशन था। फिर हमको क्वारंटाइन कर दिया यहाँ पे, रिपोर्ट आया उनका पॉज़िटिव आया रिपोर्ट। हमको क्वारंटाइन कर दिया, हम घर में अकेले, मैं और बच्ची घर में अकेले। अभी 27 तारीख को उनका रिपोर्ट आया कि उनको कोरोना पॉज़िटिव है, हम क्वारंटाइन हुए। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी क्योंकि पूरा मतलब 2019 से जो सिचुएशन चल रही थी और उस दिन मैं बैठी नीचे और मैंने सोचा ये क्या है यार ये लेफ्ट साइड में तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, राइट साइड में क्या है? पूरा इतना बॉल जैसी ट्यूमर ही मेरे हाथ में आया पूरा 2000 में, पूरा इतना। मैं तो समझ गई थी क्योंकि ऐसे ऐसे कोई मतलब कभी हुआ नहीं और ऐसे गोल ट्यूमर कैसे हो सकता है? तो मैं तो समझ गई थी। इतना मतलब हार्ट बीट तेज़ हो गया, हिम्मत वो जो 10-15 मिनट थे ना, वो बहुत हिम्मत करके मैंने डॉक्टर को फ़ोन लगाया और उनको बताया कि मेरी थाई में, मेरे जाँघ के भाग में ऐसा मुझे ट्यूमर मतलब गोल-गोल है। उन्होंने जो मतलब पूछना था वो पूछा। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और उनको भी पता चल ही गया था शायद, पर वो ऐसे तो ऐसे कैसे बता दी? फिर उन्होंने बोले, "अर्चना एक काम करते हैं, हम लोग सोनोग्राफ़ी वग़ैरह कराते हैं, देख लेते हैं क्या है।" अभी प्रॉब्लम शुरू हुआ यहाँ से। हम लोग क्वारंटाइन थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोरोना था। कोई डॉक्टर मेरा एग्ज़ामिनेशन करने के लिए तैयार नहीं थे। ना कोई मेरा अल्ट्रासाउंड करने के लिए तैयार था, ना मुझे कोई देखने के लिए तैयार थे, कोई नहीं। और ये करवाना बहुत ज़रूरी था। कितनी डॉक्टर ने भी बहुत ट्राई किए, मैंने अपने से बहुत मतलब कॉन्टैक्ट लगाए, कोई तैयार ही नहीं था उस टाइम पे। बहुत सारे 2-3 दिन तो इसमें निकल गए। मेंटल सिचुएशन उनकी तबीयत मैंने किसी को नहीं बताया था क्योंकि बताना क्या, हस्बैंड तो को बताऊँ तो शायद उनकी रिकवरी पे हेलो? हाँ, हस्बैंड को बताऊँ मैं शायद तो उनकी रिकवरी पे असर पड़े ऐसा मुझे लग रहा था। मम्मी-पापा को तो बताना क्या था, अभी-अभी तो हम लोग कैंसर में से निकले थे, अभी तो 4-5 महीने भी नहीं हुए थे और उनको बताऊँ, तो मेरे मम्मी-पापा 55-60 साल के, उनको क्या बताऊँ मैं? किसको बताऊँ? बच्ची तो मेरी वैसे भी छोटी थी, उसको तो बताना ही नहीं था। बताऊँ किसको मैं और क्या बताऊँ मतलब? अभी तो मतलब कैंसर दूसरी बार किसी को बोलूँ 3-4 महीने में कैंसर हो गया, 4 महीने में, तो मतलब कोई भी उम, पता ही नहीं चल रहा था क्या करूँ? तो ती वो भी सभी प्रोसेस में गए। बहुत दिक्कत के बाद एक डॉक्टर ने हाँ बोला कि ठीक है मैं उसको अल्ट्रासाउंड करता हूँ, पर इतनी कंडीशन है मतलब ये करना होगा, वो सब फॉर्मेलिटी किया उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। डॉक्टर बहुत होशियार थे, उनको पता चल गया अल्ट्रासाउंड में कि ये है ही, उन्होंने मुझे नहीं बताया, पर वो उन्होंने तो कन्फर्म कर ही दिया था। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि अर्चना एक बायोप्सी करवा लेते हैं। डॉक्टर ने जैसे बायोप्सी बोला मेरा तो कन्फर्म ही हो गया था कि बायोप्सी तक आया है तो यही यही है अभी, ऐसे तो कोई करवाता नहीं। अभी दूसरा प्रॉब्लम बायोप्सी को सर्जरी बोलते हैं, वो भी करने के लिए कोई डॉक्टर तैयार नहीं। मैडम ने मुझे बोला था मेरे जो डॉक्टर थे कि तुमको तुरंत ही ये बायोप्सी करवानी है अर्चना, पर कोई तैयार नहीं था। उसका अलग स्ट्रगल किया, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते डॉक्टर तैयार हुए, बायोप्सी करवाई और जो अपेक्षित था कि यही आने वाला है, वही आया कि भई ट्यूमर ये वही था स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो आगे आया था मेटास्टेटिक। अभी प्रॉब्लम जो शुरू हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉमेडी है। मुझे बहुत उसमें हँसी आती है अब तक, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को बताया, मुझे अभी तक हँसी आती है कभी-कभार कि ऐसा कैसा हो सकता है? तो मैंने बोला कि क्या हुआ ये मुझे जो कैंसर हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? बोले सर्वाइकल कैंसर ही है ना? तो आधे डॉक्टर ने ऐसा बोला नहीं वो वाला कैंसर है, दूसरों ने बोला नहीं तुमको दूसरा ही कैंसर हो गया है। मैंने बोला ऐसे कैसे मतलब 1 साल पहले एक भी कैंसर नहीं था और अभी 1 साल के बाद ऐसे 2-2 कैंसर आ गए। आधे ने बोला पहला कैंसर है, आधे ने बोला नहीं नया हो गया और आधे ने बोला पता नहीं चल रहा भई, ऐसे ऐसे तुमको जैसे हुआ है ना ऐसे किसी को होता नहीं। तो आधे ने ये बोला, आधे ने वो बोला, आधे ने ट्रीटमेंट ऑप्शन भी अलग-अलग हाँ। ऐसा नहीं जैसे कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है हमारे कैंसर में कि भई ये होता है, ये होता है, ये होता है। मेरे में कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं था।
ऑप्शन दे, उसमें मुझे ऑप्शन भी रहते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। क्या करवाना है अर्चना? और मैंने वो रिस्क फैक्टर भी उन्होंने बोल दिए थे कि ये करे तो, पर सभी में एक बात कॉमन थी कि गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हाई ग्रेड आया था, 1 महीने पहले ट्यूमर था ही नहीं बॉडी में, और 1 महीने के अंदर 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर आया था, तो बहुत फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर था। तो उन्होंने ऐसा बोला कि इसमें कुछ नहीं बोल सकते, करवाना हो करवाओ, पर ये जो, क्योंकि अगर एक बार तुमको कैंसर होता है और अगर वो वापस नहीं आता है, तो क्योर हो गए ऐसा थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं। मगर इतनी ट्रीटमेंट के बाद स्टेज 1, और अगर तुरंत ही आपको हो जाता है कैंसर, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में जो भी दवाई हम डालते हैं वो असर नहीं करती। मतलब आपका कैंसर डीठ है, सादी भाषा में। तो उन्होंने बोल दिया था, मैंने बोला कोई बात नहीं, करो अभी, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, जो भी है अभी ट्रीटमेंट करो, इसको निकालो बॉडी में से। तो जिस दिन सर्जरी का मैंने डिसाइड किया, सर्जरी में भी काफ़ी दिक्कत थी। उन्होंने बोला था कि ये शायद हो सकता है ऑपरेशन, शायद हम खोले तो पता चले ऑपरेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। शायद ऐसा भी करना पड़े कि तुमको ऑपरेशन थिएटर में जाए, बॉडी खोले, और अगर रिमूव नहीं हो सकता, तो हम वैसे का वैसे आपको बाहर भी लेके आए, वो तभी ही पता चलेगा। पर अर्चना तुमको डिसीज़न लेना है। तो उस टाइम फिर मैंने डिसीज़न ले लिया कि मतलब ठीक है, करो अभी। अभी करना ही पड़ेगा, उसमें उसका कोई विकल्प नहीं, तो करवाया। अ, लास्ट थोड़ा मतलब 3-4 दिन बाकी थे, तभी मैंने घर वालों को बताया कि ऐसा है और डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं। डॉक्टर ने पहली शर्त रखी थी कि आपके पास में कोई नहीं रहेगा, एक ही इंसान रहेगा, क्योंकि कोरोना का सिचुएशन था। कोरोना के सिचुएशन के हमको ऐसी हॉस्पिटल ढूँढनी थी कि जहाँ पे कोई कोविड पेशेंट ना हो। हॉस्पिटल ढूँढते-ढूँढते मतलब इतनी दिक्कत हो गई थी। वो जो पूरा था ना, वो पूरा मेरे लिए एडवेंचर था। डॉक्टर ढूँढना, एक डॉक्टर तैयार नहीं था, 2-3 डॉक्टर इकट्ठे होके ऑपरेशन करेंगे ऐसा आया। पैसे भर-भर के माँगे मेरे पास से। लुट गए, गाना गाने का बहुत मन हुआ था मेरा, पर गाया नहीं मैंने। मैं वैसे लूट ही गई, मतलब कि इतना पैसा मेरे पास से लिया है उस टाइम में कोविड में, तो पैसा ले लिया, बॉडी का आपको कर ली, काट ली, वो भी गया। ठीक है, पर फिर हॉस्पिटल अ, दिक्कत से ढूँढी। मेरे हस्बैंड मेरे पास में 2 महीने तक नहीं आ सकेंगे, ऐसे मुझे इंस्ट्रक्शन मिले, क्योंकि उनको कोविड था इसीलिए। तो मेरे साथ कोई नहीं था। एक मेरी सिस्टर थी या मेरी मदर, एक-एक रहते थे मेरे साथ। पर हमने बहुत आनंद किया दूसरे बार की कैंसर के ट्रीटमेंट में। बहुत, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने हॉस्पिटल में 14-15 दिन मैं रही थी, पर हमने इतना तूफ़ान मस्ती की है वहाँ पे कि डॉक्टर बोल रहे थे कि मैडम आपको, आप क्या कर रहे हो, मतलब आप पेशेंट हो, ज़रा उसका तो लिहाज़ करो मतलब। और हमने बहुत मस्ती की वहाँ पे। वो पूरा हो गया। उसके बाद में थोड़ी-सी और दिक्कत, रेडिएशन वैसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से लेने पड़ते हैं, पर मुझे क्योंकि 4-5 महीने पहले ही रेडिएशन दिया था, तो दे नहीं पा रहे थे वो थोड़ा-सा इश्यू हुआ। तो बहुत इश्यू हुए, पर रेडिएशन उन्होंने बहुत एक एक पर्टिकुलर पॉइंट को पसंद करके रेडिएशन भी हुआ, कीमोथेरेपी हुई, और सब वो भी पूरा हो गया। और ये ट्रीटमेंट मेरी शायद 30 अगस्त को 2020 को पूरी हुई। अभी अचानक 30 अगस्त के पहले-पहले मेरी मम्मी को बहुत बुखार आया, बहुत ही। और बहुत मतलब उनको बुखार आया, 2-3 दिन में बहन को बुखार आने लगा, तो उन लोगों ने सोचा कि चलो ना यार कोविड का टेस्ट करवा लेते हैं, क्या है मतलब। उन दोनों ने टेस्ट करवाया, दोनों पॉज़िटिव। उन दोनों की बहुत हालत खराब। उस टाइम पे ऐसा था कि अगर एक घर में 2 लोगों को आता है, तो आजू-बाजू में सबका टेस्ट करते थे, बिल्डिंग का करते थे, सब करते थे। तो वो लोग आए हेल्थ डिपार्टमेंट में से, हमारी पूरी बिल्डिंग का किया, घर के लोगों का किया। अभी इस केस में भी ऐसा हुआ कि मैं ज़्यादा लकी थी। तो ना पूरी बिल्डिंग का पॉज़िटिव आया, ना मेरे घर में किसी का आया, पर मेरा पॉज़िटिव आया। तो बी पॉज़िटिव बोलते हैं ना, मैं ऑलवेज़ पॉज़िटिव ही रही। किसी भी किसी भी किस्से में मैं पॉज़िटिव रही। तो मतलब किसी का कुछ नहीं हुआ, मुझे आ गया। फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, मैं कही तो मैडम मुझे कोरोना पॉज़िटिव है, तो वो तो बहुत ही बिगड़ गए। अर्चना बहन आपको बोला था ना, किसी भी सूरत में आपको कोविड का इन्फेक्शन नहीं लगना चाहिए। अब हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप चले जाते हो। मैंने बोला मैंने अपने आप से तो लगाया नहीं, पर क्योंकि सोम से मतलब मंडे टू फ्राइडे जाना पड़ता है रेडिएशन लेने के लिए, तो लगा होगा कहीं से मुझे इन्फेक्शन, और अभी तो लग कीमोथेरेपी चल रही है, तो इन्फेक्शन तो लगेगा ही लगेगा। वो बहुत टेंशन में आ गए कि अभी यार ये ट्रीटमेंट चल रही है कैंसर की और इसको कोरोना भी हो गया, क्या करें? मेरा घर पूरा खाली हो गया, मम्मी और
सिस्टर को हॉस्पिटल में डाल दिया, मैं पूरी अकेली घर में। और उस टाइम तो मैं ट्रीटमेंट लेने भी नहीं जा सकती थी। तो आराम से घर में बैठी। हर रोज़ हेल्थ डिपार्टमेंट में से सुबह आते थे डॉक्टर, चेक करते थे, "अर्चना बहन कुछ होता तो नहीं है ना? कुछ होता तो नहीं है ना?" मैंने बोला, "कुछ नहीं होता।" मम्मी और बहन को होता था, उन लोगों को बहुत दिक्कत आई कोविड में। मुझे कुछ नहीं होता, मैंने 15 दिन उन्होंने ऐसा बोला कि अगर 15 दिन निकल जाएँगे अर्चना, तो सेफ हो ऐसा मान लेंगे। मैंने बोला, "अभी हो जाएगा, इतना होगा तो होगा तो हो जाएगा और नहीं होना होगा तो नहीं होगा।" क्योंकि क्या होता है, इंसान डरता है, डरता है, डरता है, डरता है। एक लेवल आता है ना, फिर उसको डर नहीं लगता। तो अब मुझे डर नहीं लगता क्योंकि इतने लेवल बार डर चुकी हूँ ना मैं। 3 साल से डर, 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 हर बार पेट स्कैन करने जाओ, हर बार डरो, हर बार रिपोर्ट करने जाओ, हर बार डरो, फिर कितना डरेंगे? डर का भी कोटा होता है ना, तो इस लाइफ का जो डर का कोटा अभी पूरा हो गया। मैं बहुत डरी, बहुत डरी, बहुत रोई भी, पर अब नहीं रोना भी आता और अब डरना भी नहीं है। और वो 15 दिन भी निकल गए, ट्रीटमेंट पूरा हुआ। 2020 अगस्त में मेरा ट्रीटमेंट पूरा हो गया। थोड़े से महीने चले, मुझे बात-बात पे इन्फेक्शन होते थे। यूरिन का इन्फेक्शन हमेशा रहता था क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर पे बहुत सी सूजन रहती है, अभी भी रहती है मुझे। तो सिस्टाइसिस हमेशा रहता है। इसके अलावा छोटे बहुत इन्फेक्शन रहते ही रहते हैं। ये ट्रीटमेंट पूरी हुई और एक मुझे इंटेस्टाइन में थोड़ा-सा इन्फेक्शन हो गया था। वो थोड़ा-सा लंबा चला, 2 महीने तक चला, मैं खाना बंद हो गया। उस टाइम पे फिर से मुझे ऐसा लगा कि दोस्त अभी लगता नहीं है कि ठीक होऊँगी, क्योंकि इन्फेक्शन पूरा ही नहीं होता, ये पूरा होता है तो ये नहीं और खाना बंद हो गया था वो। जब इंटेस्टाइन में हुआ मुझे इन्फेक्शन तो खाना पूरा बंद हो गया तो, पर ये सब पूरा हो गया। फाइनली ये दिसंबर 2022 में या 2021 में ये सब पूरा हो गया। सभी इन्फेक्शन ये वो, तो ये इतनी एक जर्नी रही है मेरी। बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी। मतलब आप जो बता रहे थे डर डर का कोटा खत्म हो गया, दैट इज़ ऑसम ऑसम। और इसीलिए आपने अब ज़िंदगी में अपने इतने अच्छे पहल किए। तो आपने अर्चना फाउंडेशन बनाने के लिए कैसे सोचा और क्या चीज़ उसके लिए करी आपने? क्या इनिशिएटिव लिया? अर्चना फाउंडेशन तो वैसे 2014 से ही चल रहा है। वो उसमें आर्ट और कल्चर जो मेरा फील्ड रहा है उसके रिगार्डिंग सभी काम होते थे। पर इसके बाद मैंने एक इनिशिएटिव लिया था स्तंभ नाम का स्तंभ। उसमें मैंने अभी लास्ट वुमेन्स डे पे 2021 में 200 बहनों का मैंने फ्री हेल्थ चेकअप करवाया था। क्योंकि मतलब हम लोग तो मतलब ध्यान ही नहीं देते कि 2 साल में पेप स्मीयर करवाना चाहिए, मेमोग्राफी करवानी चाहिए। मुझे नहीं पता था, मैं इतनी पढ़ी-लिखी थी, मुझे पेप स्मीयर का नाम नहीं पता था। अभी मैं किसी को बोलूँ ना, तो कोई मुझे ऐसा बोलेगा, "तू काहे की पढ़ी-लिखी?" मुझे नहीं पता था। जब मुझे पता चला कि अरे! ऐसा कोई टेस्ट आता है कि जिसमें हर 2 साल में जाना पड़ता है। तो अभी ये 6 मार्च को भी हम 8 मार्च को वुमेन्स डे है, 6 मार्च को फिर से हम लोग 200-500 बहनों को इकट्ठा करके उनका निःशुल्क हेल्थ चेकअप करवाएँगे और थोड़ी बहुत ये मुझे जो अवेयरनेस लानी है कैंसर के बारे में, मुझको ख़ास करके एचपीवी की वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस लानी है। अमित जी को पता है, मैं हर बार उनको उनके पीछे पड़ी रहती हूँ, उसकी इसके लिए कुछ करना है, तो वो तो होगा ही। और मैंने हाँ, अमित जी कुछ बोलने वाले हैं? हाँ, आपको सौम्या विश्वनाथन से हुआ कांटेक्ट कुछ? मैंने मेल वगैरह किया हुआ है, देखते हैं, पर मुझे लगता है कि अभी तो इनिशियल लेवल पे मुझे ही करना पड़ेगा और मुझे देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि आप हज़ारों लोगों, लाखों लोगों की ज़िंदगी एक साथ नहीं बदल सकते, पर आप 1, 2, 10, 15 लोगों की तो बदल सकते हो। और मैं इतना तो कह सकती हूँ कि ऐसे तो मैंने 50-100 लड़कियों को तो लगवा ही दिया है टीका, इसका एचपीवी का। तो बहुत है, 100 से 200 होंगे, 200 से 1000 होंगे, 1000 से 2000 लड़कियाँ होंगी। इतने भी लोग अगर ये इन्फेक्शन से बचते हैं और इतनी भी बच्चियाँ अगर ये कैंसर से बच जाती है, बहुत है। तो मतलब ऐसा समझेंगे हम कि दूसरी ये ज़िंदगी जो मिली है, लोगों के काम लगी। वरना ऐसे आए, जिए और मर गए। जैसे सब लोग आते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। तो ये तो कुछ काम का ही नहीं रहा ना। भगवान इतनी मेहनत करके इंसान को बनाता है, कितना मतलब टाइम लगाता है और हमारे जैसे नमूनों को बनाने में तो बहुत ही टाइम लगाता है। और फिर ऐसे ही मैं मर जाऊँ, तो ये तो नहीं चलेगा ना। तो हाँ, ये 6 मार्च को भी हम लोग कर रहे हैं। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। 200 बहनों का तो हम करवाएँगे ही करवाएँगे।
और मैं ऐसा चाहती हूँ कि बहुत सी बच्चियों को ये एचपीवी की वैक्सीनेशन के बारे में बताऊँ और सबको मैं लगवाऊँ टीका, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का वन ऑफ द रीज़न है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और एक इसकी ही वैक्सीनेशन अवेलेबल है, दूसरे तो किसी की है नहीं। बराबर है ना अमित जी? दूसरे की तो किसी की नहीं ना अवेलेबल? हाँ, तो ये लगवाना है। अमित जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि उसका सक्सेस रेट कितना है? मतलब बीच में इट वाज मैटर ऑफ डिस्प्यूट कि उसका सक्सेस रेट इतना नहीं है। और अर्चना जी, आप तीनों वैक्सीनेशन लगवाते हैं, 3 का कोर्स रहता है ना जनरली? इसमें ऐसा होता है कि 9 टू 14 इयर्स 2 डोज़ होता है, 9 टू 14 या 15 इयर्स तक और उसके बाद 3 डोज़ रहते हैं। 2 टाइप की अमित जी मैं कुछ गलत बोलूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, मैंने जो पढ़ा है वो बता रही हूँ। 2 टाइप की वैक्सीनेशन आती है, एक गार्डासिल आती है शायद और एक सर्वरिक्स आती है, राइट? है ना? और ये 2 डोज़ आते हैं वो 6-6 महीने में कुछ लगवाते हैं और 3 डोज़ आते हैं 1 मंथ, 2 मंथ और 6 मंथ ऐसे कुछ लगाते हैं ये और वो गायनेक डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। और इसका सक्सेस रेट मैंने जो पढ़ा है और जो मैंने देखा है और डॉक्टर्स से वगैरह से मैंने जो चर्चा की उन्होंने ऐसा बोला था 98% जितना कुछ है सक्सेस रेट। मैं ऐसा सोचती हूँ अनुराधा जी कि अगर 1% भी सक्सेस रेट हो ना 1% भी तो भी बच्चियों को लगाना चाहिए, तो भी लगाना चाहिए। ये तो 98% है। अभी एक स्टडी हुआ है, दिल्ली में सर्वे हुआ था। हाँ जी। दिल्ली में के अंदर ओवेरियन कैंसर का रेट बाकी इंडिया से काफी कम है। हम्म। इसका एक रीजन क्या है कि दिल्ली में कुछ साल पहले दिया गया था, काफी लोग लड़कियों को दिया गया था एचपीवी वैक्सीनेशन। ये है चीजें जिसमें दिखाता है। हाँ। नो डाउट कि 7-8 स्ट्रेन है, लेकिन जो 3-4 मेजर स्ट्रेन है उससे इसका प्रोटेक्शन मिल जाता है। हम्म। और तो हमारे अगर यहाँ हाँ जी। बोलिए बोलिए। हमारे यहाँ पे मेरी भी ऐसी मेंटालिटी है वैसे कि बच्ची को हम लोग मतलब अच्छा एजुकेशन देते हैं बहुत सारा। हमारे गुजराती में करियावर बोलते हैं, दहेज दहेज करियावर उसको, उसके लिए मतलब फ्लैट लेके रखेंगे, सोना लेके रखेंगे, कपड़ा लेके रखेंगे। पर ये सभी तो तब लड़की को काम लगेगा जब वो जिंदा होगी। तो सबसे तो बेटर हाँ, तो मतलब हेल्थ देना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ माँ बाप सब सोचते हैं कि लड़की अच्छा शादी करेगा, हाँ, लेकिन अच्छा जिएगा कोई नहीं सोचता। नहीं सोचता है। इंडिया में राइट। अभी भी 60% लोगों को सैनिटरी नैपकिन्स नहीं मिलता है, नहीं कपड़े मिलता है। यूज करते हैं। बिहार में कुछ एरियाज में रेत यूज करते हैं, सैंड। मतलब सैंड ओ। चीजें, yes, अब ये चीजें है। और ये एक चीजें है। अभी गांव में क्या है, गांव में बहुत सारे मैं देखा हूँ जो काम करते हैं अंडरवेयर्स नहीं पहनते। हाँ। और वो जब खेतों में काम करते हैं उससे उनका यूट्रस जब एज हो जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है। खेतों में काम करते हैं या बैठ के काम करते हैं या बाहर टॉयलेट जाते हैं, उससे इन्फेक्शन हो जाता है। और इससे मैं देख रहा हूँ ओल्ड एज में यूटेराइन कैंसर की इंसिडेंट बढ़ जाता है। तो इसीलिए अंडरवेयर यूज करना भी एक जरूरी चीज है। सही बात है, सही बात है। क्योंकि अभी एब्डोमिनल मसल्स जो है वो ढीला होगा तो यूटरस सर्विक्स नीचे जाएगा एज के साथ। तो ये एक चीजें है गांव में। और वो बैठ के खेतों में काम करते हैं। धान के खेत में जब लगाते हैं धान, तो कम से कम घुटने तक का पानी होता है। और ये एक मैं देख रहा हूँ इससे काफी इन्फेक्शन हो रहा है। यूरिन इन्फेक्शन तो बहुत लोगों को हो रहा है। हम्म, तो ये चीजें कि जो हाइजीन है, ये घर में ही सिखाना पड़ता। सबसे पहला चीज है कि जो यूट्राइन हाइजीन है वो घर में ही सिखाना पड़ेगा। और ये चीजें तो हमारे यहाँ सोसाइटी ऐसा है कि आधे लोग बात भी नहीं करना चाहते। नहीं करते, सही बात है, सही बात है। ये इसके बारे में किसी को ये बात तो बोलनी नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए। और अगर कोई करती है तो मतलब वो तो निर्लज्ज टाइप की लड़की है। अरे ऐसी बात करती है। हम ब्रेस्ट के बारे में बात नहीं कर सकते, यूट्रस के बारे में बात नहीं कर सकते, पीरियड्स के बारे में बात नहीं कर सकते। शायद मुझे मुझे तो कितने लोगों ने कहा भी होगा शायद कि ये तो बेशर्म है, उसकी बातों में बताओ। बात तो इतनी है
कि आपको पेन सहन करना है, पर आपको बताना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मतलब निर्लज हो जाते हैं आप लोग। ये बताएँगे कि मुझको प्रॉब्लम है, तो आप निर्लज हो जाएँगे। पर जिसको जो बोलना हो, वो बोले। मैं सबको यही बोलती हूँ कि मत सह आपको ये तो हो जाएगा। किसी-किसी को पेट में दर्द होता है, तो वो तो गैस हो गई है, मुझको एसिडिटी की प्रॉब्लम। आप डॉक्टर नहीं हो, आप मत डिसाइड करो कि क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास जाओ, वो डिसाइड करेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। घर-घर में इतने डॉक्टर बन गए हैं कि क्या करें हम लोग। सिर दर्द होता है तो अरे यार आज कुछ मतलब बहुत लोड पड़ गया है। मैंने ही तो किया था ऐसा। मैंने सोचा मैं 18 घंटे काम करती हूँ। मुझे मुंबई अहमदाबाद बहुत करना पड़ता है तो लोड पड़ा होगा। तभी शायद इतना सोचा होगा कि अर्चना तूने तो एमबीबीएस नहीं किया ना, एमडी नहीं किया, एमएस नहीं किया, तो जा ना डॉक्टर के पास एक बार। तो शायद 6 महीने मतलब और 6 महीने का और टाइम एक गया देखो। देखेंगे, यहाँ पे एक होता है डॉक्टर शॉपिंग। मैं देखा हूँ, आज किसी ने मुझे कल मैसेज किया कि दिल्ली में कुछ डॉक्टरों का बारे में बोल दीजिए। मैं 2-3 नाम दिया। आज मैं पहले गुड़गांव में नाम दिया, गुड़गांव में वो रहते हैं। फिर बोला दिल्ली में दे दीजिए। दिल्ली के बाद आज पूछ रहे हैं मुंबई में दे दीजिए। मैं बोला यार तुम्हें क्या करना है, डॉक्टरों की शॉपिंग चलता है, ये भी चीजें हैं। डायरेक्टरी बना रहे हैं वो डॉक्टर्स की। वैसे मैंने भी ऐसा किया है। मैंने अहमदाबाद के कोई डॉक्टर को नहीं छोड़ा, मैं सही बोलूं। मैंने मुंबई में भी 2 4 5 मैंने अडवाणी साहब का भी कंसल्ट किया। मैंने बहुत पैसे मतलब पूरा पूरा मैं अभी तो गा सकती हूँ लुट गए सही में। इतना पैसा मतलब पता नहीं मुझको क्या था, मुझे ऐसा ही लग रहा था लास्ट तक। दूसरे कैंसर में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई डॉक्टर मुझे कह देगा कि अर्चना तुझे कुछ नहीं होगा। पर फिर मुझे पता चला कि मैं नहीं, कोई कोई बड़ा सेलिब्रिटी भी अगर ऐसा बोलेगा डॉक्टर को कि लो मैं आपको 50 करोड़ रुपए देता हूँ और मुझे लिख के दो कि मैं बच जाऊंगा, कि मैं बच जाऊंगी, तो वो नहीं होगा। वो मेरे नहीं, कैंसर में कोई डॉक्टर कुछ नहीं बोल सकता। अगर आपको ठीक होना है तो आप किसी भी मतलब सिविल हॉस्पिटल यहाँ पे हमारे है अहमदाबाद में, और वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ होता है। तो वहां पे जाके कितने लोगों को ऐसा लगता है कि फ्री में ऑपरेशन करवाते हैं ना तो कैंसर वापस आ जाता है, और नहीं नहीं प्राइवेट में कराते हैं तो कैंसर नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको ठीक होना है, कैंसर जो बीमारी है पहले तो किसी को पता नहीं, कितने कितने को लगता है ये तो छूने से फैलती है। ऐसा मतलब सोचते हैं कि जैसे कि एक ग्लास में पानी नहीं पी सकते, एक साथ खा नहीं सकते, बैठेंगे तो कैंसर हो जाएगा। कितने को ऐसा, कितने लोग तो अपने बच्चों को भी नहीं आने देते पास में कि अरे इनको कैंसर हुआ था, इसके साथ मेरे बच्चे खेलेंगे ना तो मेरे बच्चों को भी हो जाएगा। इतने इतने मतलब मेरी मम्मी को एक हमारे एक थे मेरे भाभी, उन्होंने ऐसा बोला था कि आप बहुत महान हो, आप अपनी बच्ची को अपने घर में रखते हो। तो मेरी मम्मी ने बोला क्यों नहीं रखे? तो बोले नहीं नहीं मतलब आपको डर नहीं लगता कि आपके दो मेरे एक छोटा सा भाई है और बहन है, उनको भी हो जाएगा। तो मेरी मम्मी बोले क्या बोलूं मैं उसको अर्चना के घर में कैंसर पेशेंट को रखने से मतलब सबको कैंसर हो जाएगा। तो इतनी सारी मतलब मान्यताएं है लोगों की, तो बहुत सारी चीजें हैं सबको पता नहीं। और आपका तो एचपीवी वायरस सुन के तो मैं 2-3 क्वेश्चन भी लोगों ने पूछे हाँ। कि जैसे कोरोना वायरस फैलता है वैसे एचपीवी वायरस तो फैलता नहीं। ये और भी लोगों ने मुझे पूछा है। अच्छा एचपीवी का एचपी कितने लोगों को क्या लगता है कि एचपी और एचआईवी सेम है, कितने को तो ये लगता है। तो मतलब मेरे लिए तो काफी दिक्कत हो जाती है, पर कोई बात नहीं। मैंने सोचा है कि मैंने अभी बोला ना कि लाखों लोगों को की जिंदगी हम नहीं बदल सकते, पर कुछ लोगों की तो बदल सकते हैं। और क्योंकि मेरे घर में भी एक बेटी है, और जब भी मुझे कैंसर हुआ था तो मेरे मुंह में से पहला ये जो सेंटेंस थे ये निकला था कि बच्ची अभी छोटी है। तो उस बच्ची के लिए, और अभी तो ऐसा हो गया है कि सभी बच्ची मेरी ही है, सभी बच्ची है, और उनके लिए जो करना पड़े। ये अभी मैं महिला और बाल कल्याण विकास विभाग में जॉब कर रही हूँ। मेरे अंडर में पूरे 2 एरिया आते हैं अहमदाबाद में, और करीबन 33 से 35 हजार की मतलब जो पॉपुलेशन है मेरे अंडर में आती है। मैं ये 30-35 हजार की पॉपुलेशन में काम करती हूँ। इसके अलावा मैं ये एचपीवी अवेयरनेस का भी काम करती हूँ पर्टिकुलर। तो यहाँ पे जो लोग अभी है हमारे साथ में, उनको कभी भी मेरी कुछ भी ज़रूरत पड़े, अहमदाबाद में तो मैं हूँ ही हूँ 24/7 अवेलेबल। मगर आपको उसके अलावा भी मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े मुझे बताइए, मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो अर्चना जी, आपको किसी ने अल्टरनेटिव थेरापीज नहीं बेचा? नहीं मैंने तो कर ली। नहीं मैंने नहीं, की किसी थी। ने
क्या बहुत, था क्या? अरे मुझे तो बहुत बहुत ऑल्टरनेटिव थेरेपी, क्योंकि क्या होता है, आपको कैंसर हो है ना, फिर शुरू होता है, वहां पे चले जाओ, वहां पे एक पाउडर मिलता है, आपको मिट जाएगा, वहां पे चले जाओ, वहां पे एक जड़ी बूटी मिलती है, हो जाएगा, वहां पे एक डॉक्टर है, वहां पे एक पानी देता है, उससे मिट जाता है कैंसर, वहां पे उस मंदिर पे जाओ, वहां पे मन्नत रखने से हो जाता है, वहां पे जाओ, वहां पे धागा बांध देंगे तो कैंसर मिट जाएगा, वहां पे जाओ, वहां पे जाओ, वहां पे जाओ। तो 3 साल में मुझे पता चला कि अरे बाप रे बाप, इंडिया में कितनी जगह है जहाँ पे कैंसर का इलाज होता है, मतलब। पब्लिश करनी चाहिए थी कि कृपया यहाँ इलाज के लिए ना जाएं, जितने सेंटर्स आपको मालूम है। देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आपको शायद मेरे विचार आपको थोड़े से गलत लगे, पर ये मेरे विचार है तो मैं बिल्कुल आपके यहाँ पे रखना चाहूँगी। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानती कि शायद करती होगी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ अपनी तरह से काम। मैं ऐसा मानती हूँ कि वो अल्टरनेटिव थेरेपी है, तो उसको अल्टरनेटिव ही रहने दीजिए। एलोपैथी छोड़ के मत करो। आपको अगर किसी पे भी विश्वास है, आप किसी का भी होम्योपैथी पे या आयुर्वेदिक का, मैं किसी का विरोध नहीं कर रही, वो भी एक साइंस है उसकी जगह पे। मगर आप ऐसा सोचो कि नहीं यार, मुझको तो ऑपरेशन भी नहीं करवाना, कीमो भी नहीं करवाना और कुछ नहीं करवाना और इससे ही मिट जाएगा, तो उसका मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ। मगर एलोपैथी के साथ अगर आपको किसी में भी श्रद्धा है, आपको नेचुरोपैथी में श्रद्धा है, आपको आयुर्वेद में श्रद्धा है, आपको मतलब होम्योपैथी में करो करो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर ये मत करो कि यही करना है। तो मैंने भी किया है, पर मैंने साथ में किया है। मैंने 4 महीना आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाई थी, पर मैंने सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयाँ नहीं खाई थी। तो यहाँ मैं ये कहूँगी। अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझे एक भेजा था, कोई वो अलवर के पास जो नवग्रह आश्रम है, हाँ, हाँ, उसमें एक हाँ, हाँ, एडवर्टाइजमेंट उन्होंने उन्होंने लगा दिया है कि हाँ। कोई पीडीएल1 बॉडी में बढ़ेगा, कुछ क्या? वो सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं, वो खाने पे बॉडी में पीडीएल1 बढ़ेगा। मतलब मैंने फिर उन्हें पूछे, उसको बोला कि उन्हें एक बार पूछो तो, वो पीडी1 बढ़ाएंगे या पीडीएल1 बढ़ाएंगे, कौन सा बढ़ाएंगे? जब पीडीएल1 ज्यादा होगा, वो तो फिर लिगैंड डेथ नहीं होगा। मतलब चीजें कैसे बेच रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर का मैकेनिज्म को ये सोच रहे हैं कि ये चेंज चेंज कर देगा फूड। बॉडी क्योंकि जैसे पैदा पैदा होते ही सेल का डिफरेंशिएशन हो जाता है, ये सोच रहे हैं खाने पे और चेंज हो जाएगा। मुझे जो ये यूरिन की प्रॉब्लम हुई थी, मेहुल भाई को भी पता है वैसे। मैंने किसी को भी छोड़ा नहीं पूछने के लिए, क्योंकि मैं इतनी परेशान हो गई थी। मैं रोई हूँ, रात रात भर जगी हूँ। मैंने कैंसर में कभी ऐसा नहीं बोला कि मुझे मर जाना है, पर मुझे ये पेन इतना हुआ है कि एक बार मैं बोली थी कि मुझे मर जाना है, इतना मुझे सीवियर पेन था। कुछ दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी, कुछ नहीं। हर बार इन्फेक्शन होता, कल्चर का रिपोर्ट कराए, ये रिपोर्ट कराए, वो रिपोर्ट कराए, रिपोर्ट तो इतने किए हैं मतलब, पर कुछ हो ही नहीं रहा था। हर बार एंटीबायोटिक, हर बार इंजेक्शन, हर बार मतलब 3 साल, और हर 2 महीने में इन्फेक्शन, हर मतलब पूरी मतलब इतनी में एग्जॉस्ट हो गई थी, फ्रस्ट्रेशन में आ गई थी। फिर कितने सारे न्यूरो सर्जन, यूरोलॉजिस्ट, ये वो, कितनी दवाइयाँ, तो ये हो ही नहीं रहा था कंट्रोल। फिर हमारे ही डॉक्टर ने, जो एलोपैथी के डॉक्टर, उन्होंने बोला कि अर्चना बेन, अब आप ऑल्टरनेटिव शुरू करो। उन्होंने मुझे बार्ली वाटर, ये क्रैनबेरी जूस, उसकी टैबलेट, उसका वो सब कुछ धीरे-धीरे शुरू करवाया। बहुत सारा पानी पीना चाहिए, ये करना, कितनी चीज़ मैंने ट्राई की। और अभी शायद 1 आध साल से, मुझे याद भी नहीं है कि मुझे ऐसा कोई इन्फेक्शन भी था। अभी यहाँ पे मुझे नहीं पता, और 1 साल से मैंने कोई एंटीबायोटिक नहीं ली, हाँ, इस क्योंकि एंटीबायोटिक तो अब तो अभी मैं ले ही नहीं सकती। अभी आप मेरे बॉडी में अगर टैबलेट डालोगे एंटीबायोटिक की, तो मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ कि मैं खड़ी होने के भी लायक नहीं रहती। वॉमिटिंग हो जाती है, मैं खाना नहीं खा सकती, मैं बिस्तर में से खड़ी, मतलब ये साइड इफेक्ट मुझे होते हैं पर्टिकुलर, क्योंकि मैंने इतनी सारी एंटीबायोटिक 3 साल में खाई है। पर 1 साल से कुछ नहीं करके, ये जो चीज़ें हैं कि पानी पीना चाहिए, ये जूस पियो, ये जूस पियो, ये करो, वो करो, तो 1 साल से तो मुझे नहीं हुआ ये प्रॉब्लम। तो कई बार क्या सूट करता है कभी पता नहीं चलता, पर बिल्कुल मैं ऐसा कहूँगी, किसी भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि विदाउट एलोपैथी मैं कैंसर पर विजय कर लूँगा या कर लूँगी, तो ऐसा मत करो। आपकी श्रद्धा जिसमें भी है, मुझे भी अभी कोई बोलेगा अगर कि अर्चना, आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, अच्छा हेल्थ लेने के लिए, अच्छा कुछ मतलब हीलिंग के लिए आपको आयुर्वेदिक या होम्योपैथी करनी है, तो मैं बोलूँगी हाँ ठीक है, मैं करूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पता है कि भई
होम्योपैथी में ये लेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, आयुर्वेदिक में ये लेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये पता है तो लेंगे। पर एलोपैथी छोड़ के मत करो ये खास मुझे कहना है। મેહુલ ભાઈ તમે ચૂપચાપ બેસી ગયા છો સાવ. અરે નહીં નહીં તમે આટલી સારી વાત કરો છો અને આજે મારો આમાં પ્રોબ્લેમ છે કેમેરા એટલે આઈ એમ ઓન માય ફોન એન્ડ अच्छा, માય कंप्यूटर एज वेल એટલે મને ખબર नहीं आई डोंट नो आवाज एको होगा या बट अर्चना जी बहुत अच्छी बात करती हैं उन्होंने एक्चुअली मेरे मॉम को भी इन्फेक्शन हो गया था यानी सारू से शी इज फीलिंग मच बेटर फिर मैंने अर्चना जी से उनका कांटेक्ट करवाया और वो कुछ पीने का कुछ जूस वगैरह लिख के दिया हाँ, उसने शी इज़ बेटर बट डेफिनेटली ये एक है कि आयुर्वेदिक भी एक साइंस है बट कैंसर मैं तो सबको बोलता हूँ ना कैंसर एक बुलेट ट्रेन है आयुर्वेदिक गुड्स ट्रेन है तो वो कैच नहीं करता अगर कैंसर बुलेट ट्रेन को रोकना है तो फिर वो हथकड़ी निकालना पड़ेगा आपको रेडिएशन कीमोथेरेपी वो सब सर्जरी अभी कुछ लोग को मानना है तो मानते हैं नहीं मानना तो नहीं कितना समझा सकते हैं हम ज़्यादा मेरे ना को पर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक पढ़ा था शायद होम्योपैथी का कोट है या पता नहीं किसका कोट है कि बॉडी हील्स इटसेल्फ, ऐसा कहीं पे मैंने पढ़ा था और ये मुझे लगता है ये सही बात है। बॉडी हील्स नहीं इटसेल्फ, नहीं बॉडी हील करता है बट हील करता क्योंकि है। हम बचपन में गिर जाते थे इसलिए जाता था तो अपने आप ठीक तो हाँ, होता है बट कैंसर जो है वो ना वो अलग है इट्स लाइक डिफरेंट हाँ, कैंसर में ट्रीटमेंट कर क्योंकि ये 2 साल में इतनी सारी ट्रीटमेंट करवा के मतलब इतने सारे केमिकल बॉडी में डाल के, इतनी बड़ी-बड़ी सर्जरीज़ कि मेरे तो इंस्टॉलमेंट में वो टाँके स्टिचेस है ना मैंने इंस्टॉलमेंट में तोड़े थे डॉक्टर ने। इतने टाँके आए हुए हैं मुझे कि एक बार में तो पूरे टाँके भी नहीं तोड़े उन्होंने। पर अभी मतलब मुझे याद है मैं 4 कदम नहीं चल सकती थी। मुझे 2 एक यहाँ से पकड़ता था, एक यहाँ से पकड़ के मतलब मुझे बाथरूम में ले जाते थे। और अभी मैं 7 माले चढ़ जाती हूँ। कोई एक लड़की यंग 25 साल की और मैं, तो कुछ तो बॉडी ने हील किया है अपने आप, कुछ किया है। सभी श्रेय मैं मेरे अपने आप को नहीं दूँगी कि मैं बहुत ज़ोरदार हूँ, नहीं, नहीं। कुछ तो है कि जो आपके साथ रहता है, जिसकी मर्ज़ी चलती है, उसके बिना कुछ नहीं होता। जिसको कुदरत बोले, शक्ति बोले, लोगों का प्यार बोले, आशीर्वाद बोले, जो भी आप बोले। नहीं मैं तो भी ये मानता हूँ ना माइंड में बहुत ताकत है आपने जो सोच पावर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम करता है कि आप अगर सोचो कि मुझे नहीं मरना मुझे जीना है तो वो कहीं तो भी बॉडी को हेल्प करता है पॉजिटिव वाइब्स जो जो आते हैं वो मेरे लिए तो काम कर रहे हैं मतलब काफ़ी लोगों ने मैंने देखा है कि दवा के साथ साथ अगर वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाता है बड़ा अर्चना आप हाँ, आप सभी तो वैसे हिंदी है, वरना मैं आप सबको बोलती कि मैं सीरियल लगती हूँ पूरा कलर्स गुजराती पे, आप सब देखना। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं पर सीरियल हमको देखती हूँ समझ अभी। आती है, हम देख सकते हैं। हाँ। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप ये जो अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, बच्चों को आप इतना टीकाकरण कराते हैं, तो इसके लिए आप फंड वगैरह कैसे रेज़ करते हैं? मैं किसी से माँगती हूँ तो मुझे मिल जाता है। ओके। मैंने कोई एनजीओ इसीलिए स्टार्ट नहीं की कि बस नहीं करनी, कुछ सोचा नहीं क्योंकि एनजीओ में अगर जाऊँगी ना तो फिर दूसरी दिशा में मेरा दिमाग चला जाएगा। तो इसकी वजह से मुझे कभी भी कोई प्रोग्राम करना होता है, तो मैं ऐसे आप जैसे दोस्तों को बोलती हूँ कि भई ये करना है, तुझको जो पैसा देना है दे दे, ₹100 देना है, 1000 देना है, 15,000 देने हैं, जो देना है दे दे। तो उन लोगों को पता है, वो देखते हैं कि भई मैं ये लड़की तो उसको करना होता है तो घर में से पैसे लेके वैसे कैंसर ऐसे 10-12 लाख रुपए खा गए, तभी मैं कैसी सीधी रही। हाँ, मैंने दे दिए ना पैसे 10-15 लाख कैंसर को, तो किसी को 5-10 हज़ार रुपए नहीं दे सकते ऐसे। किसी के भले में ही काम लगेगा ना, तो मैं तो दे देती हूँ। ऐसे दोस्तों को इकट्ठा करके ऐसे कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। अभी तो काफ़ी बच्चियों को टीका लग गया है एचपीवी का। काफ़ी लोग ऐसे हैं, हमारे यहाँ पे सिविल में हम जब जाते हैं एचओडी से मिलने, तभी वो बोलते हैं कि अर्चना बेन तुम्हारे नाम से इतने लोग आ जाते हैं ना चेकअप करवाने के लिए, तुम अब अपना नाम देके भेजा मत करो। पूरी लाइन की लाइन लग जाती है। तो मुझे आनंद होता है कि बहनें जाती हैं, पेप टेस्ट करवाने के लिए, मेमोग्राफी करवाने के लिए और ये कौन-सी बहनें हैं, जो स्लम में रहती हैं, जो चौल में रहती हैं, जिसमें बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। ये बहनें हैं। तो अच्छा लगता है जब भी जाते हैं, आप मुझे फ़ोन करते हैं कि मैडम हमको कुछ नहीं आया, हमारा रिपोर्ट अच्छा आया। तो अच्छा लगता है। आज अंजलि जी भी आई है कैसे हो Hi everyone.
अच्छी हूँ, बढ़िया है। अर्चना जी को सुन के हेड्स ऑफ टू यू, वेरी स्ट्रांग वुमेन, अच्छी सी स्माइल है, अच्छा बोल रही है, अच्छा काम कर रही है। वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, डोंट वरी। ऐसे आगे बढ़ते रहिए आप। गॉड ब्लेस यू, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। और आपकी स्माइल इतनी अच्छी है, देखने को मन कर रहा है आपको बार बार। अहमदाबाद आए, आप कहाँ से हैं मैम? आई एम फ्रॉम मुंबई। मुंबई में बहुत आती है, बोरीवली वेस्ट में बहुत रुकती है, वहाँ पे मेरा काम बहुत चलता था। अच्छा, और मुंबई में जो गुजराती ड्रामा आपको पता है ना, कमर्शियल ड्रामा, मैं लिखती हूँ, कमर्शियल राइटर हूँ, और वहाँ पे मेरे बहुत सारे ड्रामा हुए हैं। ओके। अभी मिथीबाई का हॉल बंद है ना? हाँ, पहले बंद है। हमारे पीछे ही है, यहाँ ही रहती हूँ, मिथीबाई के पास ही रहती हूँ मैं। तो अच्छा, हम बहुत सारे प्ले देखते थे, गुजराती प्लेस वगैरह। वी आर द मेंबर ऑफ दैट, तो देखते थे। अच्छा। अभी क्या बंद है ना? अभी बंद काफी है, अभी सालों से बंद है। बंद कर दिया, तो हमारा गरबा प्रोग्राम वगैरह सब वहीं होता था। अरे गुजराती बट છે नाइस टू मीट यू। ગુજરાતી જ છે અંજલિબેન. ગુજરાતી છો? વાહ, હા, અચ્છા, સમજી ગઈ. ગુજરાતી છું હું પણ. એટલે મારા નાટકો બધા ગુજરાતીવાળા ચાલે છે મુંબઈમાં. હવે ફરી પાછું શરૂ થશે થિયેટર, એટલે ફરી પાછું Yeah. બોલાઈશું તમને. તમે આવજો, મને ગમશે બહુ જ એમ. Sure. I will. Awesome. पांडे जी भी आया आज पहली बार. हाँ, मेहुल जी? नहीं, हेमेंद्र पांडे जी भी आए आज, मतलब फर्स्ट टाइम आया शायद मीटिंग में. Yes, I can see him. Yes. कुछ बोल. आप म्यूट पे हो. Can't hear. Unmute. Yes. हाँ, सबको नमस्कार, बहुत बहुत. अच्छा लगा, आज का सेशन अच्छा था. आज मतलब अर्चना जी को बढ़िया. देख के अच्छा लगता है. उसमें साथ में अंजलि जी भी आ गए. मेहुल जी को देख के फिर क्या है, सभी अच्छे होते हैं। मेहुल जी, अमित जी, हमारे नेहा जी नहीं आज, मेरी बड़ी दीदी है यहाँ पे, अनुराधा जी है. हाँ, You know? नेहा के फादर इन लॉ पास्ट अवे, so she is not there. Okay. Fine. I Sure. hopefully she'll be there next time. Yeah. अमित जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे हेल्प किया. आई वॉज वेरी वरीड दैट डे. बढ़िया काम किया आपने. आई एम सो थैंकफुल टू यू. इन लोगों को थैंक यू कहना है मुझे भी, क्योंकि आप लोगों ने इतने लोगों से मिलाया, आप लोगों ने ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसा ग्रुप बनाया कि जिससे हम लोग एक साथ आए. वरना मतलब ये अमित जी, मेहुल भाई, फिर एक पीयूष भाई करके है, ये सभी लोग मतलब इतना काम करते हैं और 24/7 फोन पे अवेलेबल रहते हैं. कौन है, कहाँ से है, कुछ नहीं, मतलब अगर कैंसर पेशेंट है तो उनसे जो भी बन पड़ता है करते हैं. तो यही तो मतलब है ब्यूटी लाइफ की, कोई कहाँ से है, पर सब लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे की बात करते हैं. और मैंने देखा है कि हम लोग दूसरे को बोलते हैं कि यार तू बहुत स्ट्रांग है, तू हमारे लिए मोटिवेशनल है. मगर हर एक कैंसर पेशेंट, हर एक कैंसर सर्वाइवर अपने आप में बहुत मजबूत पर्सनालिटी है, क्योंकि उसकी जर्नी वही जानता है. और सबको हेड्स ऑफ है, सबको मतलब जितना उनको अप्रिशिएट करे उतना कम है, क्योंकि सबने बहुत ही पीड़ा सहन की है, बहुत ही. थैंक यू. बहुत बहुत अच्छा. एकदम सही बात है कि सबका अपना स्टोरी अपना रहता है, अपनी लड़ाई सबकी यूनिक होती है. ये अभी खत्म हो जाएगा, और कुछ किसी को पूछना है अर्चना जी से? 2 મિનિટ બાકી છે હવે. 2 મિનિટ બાકી છે, પણ તમે ક્યાં દૂર છો? ફોન કરું તો. हाँ, आप कोई भी मुझे फोन कीजिए, और जितने लोग सुन रहे हैं वो सबको बताओ एचपीवी की वैक्सीन दिलवाओ बच्चियों को. सबको बोलो कि दिलवाओ बच्चियों को. हमको तो हो गया कैंसर, अब कुछ नहीं हो सकता. जो बच्चियां अभी सेफ है उसको ज्यादा सेफ करें. और कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेहुल भाई से, अमित भाई से, सबके पास से नंबर लेके. चलेगा. और मैं ये वीडियो भी अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, थोड़ी देर में लिंक कर दूंगा. एनी फाइनल मैसेज? बस थैंक यू मेहुल भाई, अमित भाई, और आप सबका, आप सबने सुना. बहुत अच्छा लगा मुझे. थैंक यू सो मच, वी लव यू सो मच. हमको भी बहुत अच्छा लगा आपको सुन के. चलो, थैंक यू. सी यू गाइस नेक्स्ट Thank you so much. Thank you everyone. Bye. Take care, all of you. Love you. Take care all of you. Bye bye. Bye.